तो आइए फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिस्ट्री मॉडल सेट नंबर 1 की। देखिए जो मॉडल सेट है, न्यू मॉडल सेट जो टर्म 2 के लिए आया है, उसका कम्प्लीटली जो सॉल्यूशन है, यानी कि पूरा का जो आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेरा जो मॉडल सेट नंबर फर्स्ट है ये हिस्ट्री का है। ठीक है, जो टर्म 2 के लिए जो निकला है वो हम लोग देखेंगे। टर्म 2 के लिए पिछले बार आया था तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। और ये जो है मॉडल सेट नंबर जो 1 है हिस्ट्री का, ये आज इस वीडियो में लोग देखेंगे। तो पूरा जो क्वेश्चन है आपका किस तरह से आपको पूछा जाएगा पता है। 1 से लेकर 7 तक आपका दो अंक का है। उसके बाद आपका 14 से लेकर मतलब 8 से लेकर 14 तक 3 अंक का रहेगा। फिर आपका 15 से 19 तक 5 अंक का, इस तरह से आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिए, मैं पहले आप सभी को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। तो देखिए इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देख लिए, अब देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो थे बाबर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। जो हूल दिवस है वह 30 जून को मनाया जाता है। चलिए थर्ड प्रश्न है कि तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1857 का जो क्रांति है, ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति है वो शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 में मेरठ से हुआ था ये प्रारंभ, मेरठ के छावनी से। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपका चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था। तो हम लोग मतलब 10th में एक बार पढ़ चुके थे ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था भैया, वो हुआ था अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हमारा हुआ था 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ था। देखिए बन के जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन अब पूछा जा रहा क्वेश्चन कि कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो चौथा हो गया, और छठा देख लेते हैं। तो छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्कन के गाँव में रैयतों के बगावत कब शुरू की। तो रैयतों ने जो बगावत शुरू की थी तो 1875 में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए जो क्वेश्चन है एक नंबर जो हम लोग देखें 1 से 7 तक, इनमें से आपको 5 ही का जवाब देना है। ठीक है, तो मैं अभी एक नंबर थोड़ा छोटा है उसलिए मैं सबका आंसर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लेते 7वां प्रश्न। तो आपका 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था। तो जो मंगल पांडे है जो विद्रोह किया था, ठीक है, 1857 का जो क्रांति है वो कहाँ से, तो बैरकपुर में। मंगल पांडे ने कहाँ से प्रारंभ की, वो बैरकपुर में। चलिए ये समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब है जो खंड खंड में बांटा गया है, सेक्शन वाइज बांटा गया है। तो खंड ब है लघु उत्तर प्रश्न, इसमें थोड़ा लंबा देना है, आपका 3 अंक इसमें मिलने वाला है। 50 शब्दों में देने के लिए कहा है। तो देख लेते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, जो अकबरनामा है इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देख सकते हैं, आंसर को देख लेते हैं हम लोग। देखिए अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। ठीक है, जो अकबरनामा है इसका अगर शाब्दिक अर्थ अगर कहा जा सकता है तो अकबर की कहानी। इसमें पूरा मतलब अकबर का जो भी कहानी है शुरू से लेकर अंत तक, इसके बारे में पूरा कंप्लीटली इसमें लिखा गया है अकबरनामा में। ठीक है, और देख लेते हैं। तो अकबरनामा को आइन अकबरी भी कहते हैं। तो अकबर जो नामा है इसे आइन ए अकबरी भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट है कि इसके रचनाकार अबुल फजल हैं, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक है। देखिए अकबर जो है ना, अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा का रचनाकार अबुल फजल हैं। अकबरनामा 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला जो है, पहला भाग में क्या बताया गया है, तो अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन, यानी कि इसमें जो बताया गया है पहला भाग में अकबर के पूर्वजों के बारे में, और अकबर का जो 17 साल तक का उम्र का जो भी बात रहा हो
वो पहला भाग में है। दूसरा भाग में अकबर की काल की घटनाओं को यानी 17 से लेकर 40 वर्ष की घटनाओं के बारे में बताया गया है। और तीसरा जो भाग है उसमें अकबर के शासन काल संबंधी आंकड़े, शासन व्यवस्था संबंधित अन्य नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये रहा इसका कम्प्लीटली आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां प्रश्न है। देखिए सारा का सारा PDF के साथ में इसको आंसर बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कमेंट करें मैं बताऊंगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ पर डिस्टर्ब एक तरफ भी नहीं होगा, और किसी तरह का लिखावट का अगर टाइपिंग मिस्टेक होता है तो क्षमा कीजिएगा। तो देख लेते हैं 9वां प्रश्न। आपका 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति है तो उसका तात्कालिक कारण वर्णन करने बोल रहा है। तो तात्कालिक कारण क्या था, तो उस कारण का वर्णन करें। तो देखिए क्या कारण था कि 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण कारतूस 200 में लगी सुअर और गाय की चर्बी थी। देखिए बात क्या रही थी, जो 1857 की क्रांति थी तो तत्कालिक कारण सबसे बड़ा जो मेन कारण थे वो था कारतूसों में लगी सुअर और गाय की चर्बी। ठीक है, बंदूकों में गोली भरने से पूर्व कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था। और क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्रमशः गाय और सुअर की चर्बी को अपने अपने धर्म के विरोध समझते थे, अतः उनका भड़काना स्वाभाविक था। कारतूस की घटना के बारूद के ढेर में चिंगारी लगने का काम किया और विरोध बढ़ गया। देखिए बात क्या रही कि जो 1857 की क्रांति है इसका तत्कालिक जो कारण है वो जो कारतूस है ना, वो चर्बी वाली कारतूस का मैन गया है कि बताया जा रहा था कि कारतूस जो है ना चर्बी गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया है, जबकि इस तरह से अफवाह फैला हुआ था। ऐसी घटना हो भी सकती है, लेकिन अफवाह भी हो सकता है और घटना सही भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, जो गाय है हिंदू गाय को अपनी माता मानती है और जो मुसलमान है सुअर से वो लोग दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अफवाह फैले गए हैं कि जो कारतूस है इसमें चर्बी लगा हुआ है इन दोनों का। तो इसमें से हिंदू भी है और मुसलमान भी है, दोनों धर्म को लेकर तो अब विवाद हमेशा चलते आ रहे हैं और उस प्रकार से उसका एक दबाव मिल गया। और उसने क्या किया, कारतूस वाला जो घटना है उसने बारूद के ढेर में चिंगारी यानी कि बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया और विरोध फूट गया। यही पूरा आपका घटना रहा। देख लेते हैं आपका 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। जो असहयोग आंदोलन है इसका कारण बताना है, पूरा कारण व्याख्या करना है। तो देख लेते हैं क्या का उसका मुख्य कारण क्या था। तो देखिए कि अंग्रेजों के अत्याचार से महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किया, जो अंग्रेजों का अत्याचार देखते हुए अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, और क्या हुआ कि इन आंदोलन के कारण विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया। और क्या हुआ, शिक्षकों ने क्या किया, शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। देखिए हुआ क्या था कि अंग्रेजों की जो नया नया कानून लाता था, अंग्रेज हमारे पर अत्याचार करता था, इसको देखकर महात्मा गांधी ने क्या किया, एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इसमें क्या होता था, सरकार को मतलब जो है ना अंग्रेज सरकार को पूरा विरोध करना और उसका हम लोग समर्थन नहीं करना है, इसको उसका सहयोग नहीं करना है, यही बात है। तो महात्मा गांधी ने 1920 में ये प्रारंभ किया था। इसमें क्या था, जो विद्यार्थी है, ठीक है, जो विद्यार्थी है वो स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद किया, जो शिक्षक थे वो त्यागपत्र दे रहे, वकीलों ने मुकदमा लड़ने बंद कर दिया। यानी कि जो सरकारी काम है, अंग्रेज का जो भी काम होता था उसका घोर विरोध कर रहा था। विदेशी कपड़ों का होली जलाई गई, यानी कि जो विदेशी कपड़े थे उनका पूरा जलाने लगा, विदेशी कपड़ा का भी बहिष्कार करने लगा, विदेश का कुछ भी चीज़ यूज ही नहीं करना है, इस तरह से था। तो पूरा आपका कंप्लीटली आंसर ये रह गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में बताएं। देखिए जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान के जो हमारा संविधान में है ना मौलिक अधिकार, कुछ अधिकार प्राप्त है हमें, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो देख लेते हैं क्या है हमारा मौलिक अधिकार। तो आपका राइट आंसर देखिए सही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों का प्रदान का मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान एक विशेष अधिकार है। ठीक है, एक विशेष अधिकार प्राप्त है और
मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 में है। जो मौलिक अधिकार एक प्रकार से हमारा अधिकार मिला गया है नागरिकों को, और जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। देखिए जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले क्या था? पहले 7 मौलिक अधिकार है, परंतु अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कैसे? 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का संविधान हटा दिया गया। एक प्रश्न बनता है 1 नंबर टाइप का कि किस संविधान संशोधन को हटा दिया गया? जो संविधान है ना वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कब हटाया? तो कैसे हटाया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इस तरह से आपका पूरा रहा मौलिक अधिकार के बारे में। चलिए अगला देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। तो 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए देखते हैं क्या है। और ये रहा कि 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़े सेना की युद्ध में परास्त किया। क्या बताया जा रहा है कि बाबर थे ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। और जो ये युद्ध है, ये युद्ध को अप्रैल 1526 हरियाणा के पानीपत नामक एक छोटे से गांव में निकट लड़ा गया था। बस वही बताया जा रहा है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच ये प्रथम पानीपत युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जो हरियाणा में है। और देख लेते हैं, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, और इसमें विजयी जो रहे वो बाबर विजयी रहे और इब्राहिम लोदी हार गए। ये बात याद रखिएगा। चलिए इसका इतना आंसर रहा, देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताइए। तो संथाल विद्रोह है ना, इसके बारे में विस्तार से बताना। इसमें आपका 5 नंबर मिलेगा। तो देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह 1855 में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू तथा कान्हू किया था। देखिए सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे। ठीक है, और ये 1855 में प्रारंभ हुआ। सरकारी अधिकारियों, जमींदारों, व्यापारियों तथा महाजनों द्वारा शोषित होकर, ठीक है, जो संथाल हैं, ठीक है, यहाँ संथाल होगा, संथाल ने विद्रोह किया। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो संथालियों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि विद्रोह गतिविधियों के तहत संथालों ने जमींदारों तथा महाजनों के घरों को लूटा। सरकारी अधिकारी ने विरुद्ध को दबाने के लिए मारपीट करके उनका दमन प्रारंभ किया, जिससे यह विद्रोह और अधिक उग्र हुआ। देखिए बात यूँ है कि जो संथाल थे उन पर दबाव दिया जाता था। उन्हीं के ज़मीन पर कुछ ज़मींदार, कुछ अंग्रेज उन पर दबाव देकर रहते थे। तो जो सिद्धू और कान्हू हैं, 2 भाई थे, उन्होंने प्रारंभ किया था ये संथाल विद्रोह। तो 1855 की घटना है ये। और उन्होंने क्या किया? जमींदारों के विरुद्ध, जो महाजन थे उनके विरुद्ध, व्यापारियों के विरुद्ध, अधिकारों के विरुद्ध लड़ा। तो इसके तहत क्या हुआ कि जो जमींदार थे उन लोगों ने भी इस पर दबाव डाला। तो जब दबाव डाला तो और जो उग्र हो गए इन लोग, सिद्धू कान्हू लोग, जितने भी संथाली थे, और फिर से ये और भयावह रूप ले लिए। देख लेते हैं। तो सिद्धू कान्हू थे। सिद्धू तथा कान्हू को संथाल ने ईश्वर के भेजे हुए दूत माने और इस विश्वास था कि यह शोषण से मुक्त कराएंगे। देखिए सिद्धू कान्हू को जो संथाल है वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत मानते थे और उन्हें पूर्णतः विश्वास था कि सिद्धू और कान्हू उन शोषण से इसे मुक्त करवाएंगे। ठीक है। देखिए संथाल तीर कमान, ठीक है, और कुल्हाड़ी आदि लेकर एकत्रित हुए और अंग्रेज तथा जमींदारों के धमकी के साथ अपनी मांग रखी। साथ ही क्या हुआ कि संथाल ने क्या किया, उनका विरुद्ध भी किया। जैसे कि उन्होंने कुल्हाड़ी से, तीर कमान, जो भी उनका सामान रहा होगा उन्होंने से वो लोग किया। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो संथाल विद्रोह तो हो गया, देख लेते हैं आगे।
तो आगे पूछा जा रहा है कि 14वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है, इसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही है, हमारा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है इसका क्या रहा है महत्व, क्या भूमिका रहा है, उसका वर्णन करना है। तो देख लेते हैं, चलिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 तक इस कदर छाई रहे, इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। देखिए, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता रहे हैं तो 1919 से 1948 तक इस कदर छाई रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास में गांधी युग कहा जाता है। 1948 तक, 1919 से 1948 को गांधी युग भी कहा जाता है। देखिए, फिर है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है, और कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। टाइप मिसिंग होता है, 1869 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरों द्वारा किए जाने वाले रंगभेद की नीति का विरोध किया। देखिए, दक्षिण अमेरिका में क्या होता, अफ्रीका में क्या होता, को काला और गोरा का भेद चल रहा, तो उन्होंने जो महात्मा गांधी ने वहाँ वो सपोर्ट दिए और वहीं उन्होंने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और वहाँ से वो लोग गांधी जी उनका विरोध करते रहे। तो देख लेते हैं भारत में किस प्रकार के, जिस तरह अफ्रीका में किए उस तरह भारत में भी कुछ कुछ ऐसे घटनाएं हुए हैं जिसमें गांधी जी ने समर्थन किया। तो 1914 में वे भारत लौट आए और 1917 में उन्होंने नील किसानों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन छेड़ा और सफल रहे। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम उन्होंने 1917 में चंपारण, जो कि बिहार में है, नील के जो किसान थे इसके विरुद्ध जो चल रहा था आंदोलन, उसमें समर्थन किए और ये सफल भी रहा। फिर 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने भारतीय राजनीतिक में सक्रिय भाग लेने का निश्चय लिया। जो 1919 में जो हत्याकांड जो हुआ उस तरह उनको देख के भी गांधी जी और भी निश्चय लिए कि और आगे हम लोग को आंदोलन करना है और अच्छी तरह के हमारा देश है आज़ादी दिलवाएंगे और देश को जो जिस तरह से जूझ रहे हैं उस अच्छी परिस्थिति में कुछ लाना है। फिर क्या किया उन्होंने, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय तक की सभी गतिविधियों गांधी जी द्वारा प्रभावित हुई, ठीक है। इस बीच उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा उन्हें, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य से नहीं हटे। ये रहा गांधी जी के पूरा विस्तार, मतलब क्या भूमिका रहा था गांधी जी का हमारे, ठीक है, बीच। तो देख लेते हैं। और आज का अंतिमवा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जो भारत का जो संविधान है इसका विशेषता है, क्या विशेषता, अगर लिखा जाए तो आपका बहुत लिखने का है, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या है। तो विशेषता का वर्णन क्या है तो देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान, सबसे बड़ी लिखित संविधान भारत का। देखिए, एक पॉइंट यहाँ से बन के आता है कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित किया। तो संविधान जो बना है हमारा किसके द्वारा बनाया गया, संविधान सभा द्वारा बना गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट। इस सभा के अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और जो ये सभा था तो इस सभा का अध्यक्ष कौन था, तो वो था डॉक्टर प्रसाद, ठीक है। तो और 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक तैयार हुआ। तो इस बीच जैसे कि 9 दिसंबर में प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक तैयार हुआ। देखिए, पहला जो हमारा बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और अंतिम जो हुआ था और बनने तक जैसे कि 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। इस प्रकार 2 वर्ष 11-18 दिन संविधान निर्माण में लगा, ठीक है। जो संविधान का निर्माण का अगर बात किया जा सकता है तो 2 वर्ष 11-18 दिन पूरा लगा और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। देखिए, इसमें क्या 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। भाग 25 से जो सूची है वो है आपका जाकर 12 और अनुच्छेद है आपका 395।
95। इसके कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारा अधिकार है, जैसे समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और अधिकार है और भी सारे अधिकार है, जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये सारा आपका संविधान जो है, संविधान की विशिष्टता का वर्णन रह गया, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह इसका पूरा कम्प्लीटली आंसर रहा। और फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी तरह, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आपका किसी का अगर चाहिए तो कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करें हम लोग, और आगे अच्छा से वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।